खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। अवंतीपोरा के इलाके में बताया जा रहा है आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। तो 2 मददगारों को गिरफ्तार करने में जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये आतंकियों को मदद पहुंचाते थे जिन पर कार्रवाई हुई है। अवंतीपोरा में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे अखनूर और सुंदरबनी में 2 आतंक विरोधी बड़े अभियान जो हैं वो सुरक्षा बलों की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। इस वक्त हम बट्टल इलाके में मौजूद हैं, जहां देर रात 3 से 4 संदिग्ध आतंकी देखे जाने के बाद भारतीय सेना ने उन पर फायर किया और उसके बाद पूरे इलाके में आप देखेंगे तो सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ पूरे इलाके में आउटर कॉर्डन लेयर पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि माना जा रहा है कि संदिग्ध जो आतंकी थे वो यहाँ से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ से स्नीक आउट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से बाहर भाग सकते हैं। और पीछे का जो पूरा इलाका है ये रिहायशी इलाका है और यही कारण है कि अब सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर इस तरफ आप देखेंगे सीधा दाईं तरफ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्योंकि एक पानी का जो स्रोत है वो यहाँ चलता है, इसलिए पूरे इलाके में नज़र जो है वो सुरक्षा बल रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती जो है वो इस इलाके में कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है उसे निष्क्रिय किया जा सके। ठीक सामने जो गाँव है वो उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है, वहां पर कॉर्डन लगा दिया गया है ताकि सुरक्षा बल जो हैं वो उस गांव पर पूरी नज़र रख सकें कहीं संदिग्ध आतंकी, क्योंकि इस पहाड़ी को बताया जाता है इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है उनकी गतिविधि देखी गई थी, तो उसके बाद कई आतंकी यहां पर आने का प्रयास ना करें, इसके लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि जीओसी 16 कोर यानी कि 16 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा जो हैं वो भी इस वक्त इसी इलाके में, सुंदरबनी के जनरल इलाका पड़ता है, यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है कि घुसपैठ करवाकर ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को भारतीय सरजमी पर भेजा जाए और यही कारण है कि अब सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो चाक चौबंद कर दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को आतंकी अंजाम देने में सफल ना हो। जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं उनकी तैनाती भी की गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है और जिस तरह से हाल फिलहाल में हमने देखा कि जम्मू संभाग में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उस बीच एक और घटना जो है वो सामने आई और 2 बड़े आतंक विरोधी अभियान जो हैं वो इस वक्त अखनूर और सुंदरबनी में जारी हैं। और खबरों में आगे बढ़ते देखिए, कोचिंग सेंटर फेडरेशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेथ चैम्बर, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर कोचिंग सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। कोचिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर भी जुर्माना लगाया गया। ये बड़ी खबर के तौर पर आपको इस वक्त हम जानकारी दे रहे हैं। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट नजर आया, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष पर जुर्माना लगाया गया है। कोचिंग सेंटर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यहां पर टिप्पणी भी की और कहा है कि कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। 3 छात्रों की मौत राउस स्टडी सर्कल में, जिसके बाद लगातार हमने देखा छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, कोचिंग सेंटर फेडरेशन पर जुर्माना लगाया और यह भी आपको बता दें यहां पर फिलहाल हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा डेथ चैम्बर घोषित किए। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब बांग्लादेश की करेंगे, जहां पर हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। आरक्षण को लेकर भड़की आग अब लोगों की मौतों की वजह बन रही है। अब तक बताया जा रहा है कि 90 लोगों की बांग्लादेश में मौत हो गई। 1 मिनट की रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। भेदभाव विरोधी प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया है कि इसमें अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा में सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। प्रदर्शनकारी लगातार प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने 13 पुलिसकर्मियों को भी पीट कर मार डाला। ये सभी पुलिस वाले प्रदर्शन को देखते हुए तैनात किए गए थे। हालांकि इन पुलिसकर्मियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस बीच रविवार से ही सरकार ने देशव्यापी कर्फ्यू लागू कर दिया है। जुलाई में हुई हिंसा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 200 से ज्यादा लोगों को न्याय दिलाने के नाम पर इस बार ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन भेदभाव विरोधी प्रदर्शन से हालात अब और बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। दोपहर 12 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा भी इस बुलेटिन में आपको अहम जानकारी देंगी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। अयोध्या मामले को लेकर, गैंगरेप मामले को लेकर अवधेश प्रसाद ने अब बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। अवधेश प्रसाद का यह कहना है, जो अयोध्या से सांसद हैं, कि ये जो कार्रवाई हुई है वो भेदभावपूर्ण है। जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उसको भेदभावपूर्ण बताया अवधेश प्रसाद ने। कहा कि बुलडोजर केवल कुछ ही जगह चल रहे हैं। संसद सत्र के बाद जब उनसे पूछा गया कि पीड़िता से कब मिलेंगे, तो कहने लगे कि संसद सत्र के बाद पीड़िता से मिलूंगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और ये भी कहा कि दुष्कर्म तो उत्तर प्रदेश में बहुत हो रहे हैं, जैसे ये कोई आम मामला हो। सुनिए जरा। ये बुलडोजर चलाने की अगर बात कहो तो ना जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं। अभी हरदोई में हुआ है, गाजीपुर में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, गाजीपुर में 2 बार हुआ है, और हरदोई में आंख फोड़ दी गई, बलात्कार किया गया। मैं गया था जरूर, लेकिन मेरे क्षेत्र में कुछ बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई थी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग मरे हैं। एक रैदास बिरादरी का था, वो खाद छींटने गया था और धान के खेत में उसको सांप ने या गोहटी ने खा लिया। 11 बजे गया और 3 बजे उसकी लाश वहाँ पड़ी रही। गांव में पूरा हाहाकार मचा। मैं वहाँ गया था। तो देखिए, सपा सांसद अवधेश प्रसाद को आप सुन रहे थे। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन पर भी कई सवाल खड़े होते। समाजवादी पार्टी पर भी कई सवाल खड़े होते, अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े होते। और रिपब्लिक भारत जो सवाल पूछता है वो आपको बताएंगे कि आखिर क्या सवाल खड़े होते हैं। रिपब्लिक भारत के सवाल नंबर 1, एक हफ्ते बाद भी पीड़िता से आखिरकार क्यों अवधेश प्रसाद मिलने के लिए नहीं गए। और दूसरा सवाल कि आरोपी मोहित को बचाने में आखिरकार अखिलेश और उनके सांसद क्यों लगे हुए हैं। डीएनए नार्को की मांग, आरोपी पर खुलकर आखिरकार बयानबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। चौथा सवाल ये कि आरोपी पर बुलडोजर एक्शन, तो पेट में आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है। अवधेश प्रसाद को भी आप सुन रहे थे, जो कि लगातार सवाल उठाते हुए बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। 5वां सवाल देखिए, क्या आरोपी मोहित के पास समाजवादी पार्टी के राज छिपे हुए हैं, इसी वजह से कुछ अवधेश प्रसाद नहीं बोल रहे, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे, उल्टा बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत ये सवाल पूछ रहे हैं। और इस बीच आपको बताएं, बड़ी जानकारी यह है कि अखिलेश यादव अभी भी डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उसी बात पर अड़े हुए हैं अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां अखिलेश यादव अभी भी ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट में समस्या क्या है, क्या परेशानी है। कानून के अनुसार डीएनए टेस्ट करने में 7 साल की सजा वाले केस में डीएनए टेस्ट होता है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव अभी भी अड़े हुए नजर आ रहे हैं डीएनए टेस्ट वाले बयान पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है। ये कानून किसका संशोधित है, ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो।